सर, खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। मैं अमेरिकन सेक्रेटरी जो डिफेंस हैं, पीट हेगसेट, उससे शुरू करूंगा। उनकी किताबें, उनके रिसेंट वीडियोस, उनके रिसेंट स्टेटमेंट्स, सारों के अंदर एक वो टेली एवेंजलिस्ट वाला उनका करेक्टर है, वो खुल के सामने नज़र आता है। उनकी एक किताब है अमेरिकन क्रूसेड, उसके अंदर भी पढ़ें तो वो इस्लाम को अपना दुश्मन करार देते हैं और नेतन्याहू को कहते हैं कि उसकी पॉलिसीज़ ठीक हैं। और मुसलमानों के मतलब तो उनका ख्याल ये है कि इनको तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जो क्रिश्चियंस की वो एक बर्तरी हासिल है, ये ना हो कि ये बच्चे बहुत पैदा करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाए। इस तरह के उनके अल्फाज का चुनाव है। और बड़े सख्त तरीन अल्फाज में ईरान की जो न्यूक्लियर पावर वाला वो जिक्र उन्होंने किया गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट के अंदर, वो काबिल मज़म्मत अल्फाज का चुनाव था। तो ऐसे लोग अमेरिका में इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं। जो अमेरिका का सफ़ीर है इसराइल के अंदर, हकाबाई, उसका भी जो स्टेटमेंट था, हुकाबी, उसका भी जो स्टेटमेंट था वो भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। वो ग्रेटर इसराइल को कहते हैं कि ये इनका डिवाइन राइट है। तो ऐसे में मुसलमान दुनिया के लिए रास्ता तो बड़ा क्लियर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इबाहम का शिकार है कि उन्हें करना क्या है। डॉक्टर जमील साहब। जी हाँ, जिस जिस लिहाज से ये मज़हब को रास्ते में लेके आ रहे हैं अमेरिकन्स। आपने अमेरिकन एम्बेसडर का जिक्र कर ही दिया, जो तल अवीव में इस वक्त जो उन्होंने बयान दिया और बिब्लिकल राइट की बात की, जो कि पैराग्राफ 17 के मुताबिक कि बाइबल में जो दिया हुआ है वो अब इनका राइट है, और वो ग्रेटर इजराइल की तरफ नाइल से लेके यूफ्रेट तक, वो तो अपनी जगह। आपने डिफेंस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की बात कर ली। एक और हैं, बड़े कलीदी शख्सियत हैं, और माइकल रीबियो और इवन डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि जी ये ईरानियंस जो हैं ये फोनेटिक्स भी हैं और इसके साथ साथ ये लूनेटिक भी हैं। मतलब क्योंकि मज़हब के साथ वो जोड़ रहे हैं। और फिर उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और रूबियो दोनों ये कहते रहे हैं कि ये एक थियोलॉजिकल गवर्नमेंट है, लिहाजा ये नज़रियाती गवर्नमेंट है और इनसे ये अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो भाई अगर आप जब उनको दीवार से लगाओगे तो दीवार से लगाने के बाद लोग तो इस नहज पे पहुंच जाते हैं। इसीलिए जो अब आप देख रहे हैं हमले, जिसका आपने जिक्र किया मिसाइलों का, वो हमले अब उनको दीवार से लगा दिया गया तो उनके पास मिसाइल डोमेन ही रह गया है। फ़िज़ाओं पर तो वो चीनों की तरफ फिर रहे हैं इसराइल, और अमेरिकन जहाज़ को 300 जहाज़ तो बहरी बेड़े और इन जगहों पर हैं जो कि इनके बेसेस हैं, तो वो कॉर्पोरेट बम्बिंग कर रहे हैं। अभी एक शख्स से बात हो रही थी तेहरान में, वो कह रहे थे बाहर नहीं निकल सकते, इतनी बम्बिंग है। और वो तो कहते हैं कि हम निशाना नहीं बना रहे हैं सिविलियन बिल्डिंग्स को, लेकिन यहाँ सिविलियन बिल्डिंग्स पे सारी की सारी बिल्डिंग मस्मार हो रही हैं। इस किस्म की खबरें आ रही हैं। बहरहाल उससे कता नज़र बात यह है कि ये मामला फैलता नज़र आ रहा है। ईरान वेनेज़ुएला नहीं है, ईरान इराक नहीं है, लीबिया में मैं ख़ुद सफ़ीर रहा हूँ, वहाँ के मामला दूसरे थे। ईरान के आबादी पूरी, एक तो यह है कि 90 मिलियन की आबादी है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बहुत बड़ा मुल्क है। हर किस्म के उसमें जोग्राफिया टोपोलॉजी है उसमें। तो उस लिहाज से अमेरिकन को दुश्वारी बहुत पेश आएगी, इसके बावजूद कि वो जिस तरह उनके मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहते हैं अमेरिका में कि इससे, बल्कि उनके कूपर कमांडर जो हैं इनके सेंटकॉम के, वो कहते हैं कि इससे पहले जनरेशन्स ने ऐसी मैसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं देखी थी जो हमने कर दिया। तो इतनी बड़ी वार मशीन के सामने ईरान अगर खड़ा है तो अपने जज्बे के तहत खड़ा है, और ईरान वाहिद मुल्क रह गया था जो कि इजराइल के सामने उसको कोई जवाब देता था। और मैंने देखा यह है कि ईरान, चाहे वो डायलॉग की बात हो, JCPOA की बात हो, या अब जो गुज़श्ता 3 सेशन हुए आखिरी जेनेवा में, जिसके बाद ही हमला कर दिया गया ईरान पर, तो वो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में रह के सारी बातें कर रहे थे। लेकिन उसके बाद ये जो हमले हुए हैं ये किस इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क। लेकिन फिर एक दूसरा सवाल उभरता है कि अमेरिका और इजराइल के लिए लीगल फ्रेमवर्क तो कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि ये सारों के इल्म में है कि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुद उनके सेक्रेटरी जनरल ने इस चीज़ का इजहार किया है कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो तबाह हो रहा है, लोग कदर नहीं करते हैं। तो और जो बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वहाँ, जिसमें जॉन मीर शाइमर एक सबसे काफ़ी जय्यद किस्म के
पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं अमेरिका में और शिकागो में पढ़ाते हैं, जेफरी सैक्स हैं, वो दोनों बताते हैं कि ये माइट एंड इज़ राइट वाला सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया है। पहले था लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लचक थी, लेकिन अब ये माइट एंड राइट। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब देखें, जब पूरे इसमें खलीजी ममालिक में, बल्कि ये पहली दफ़ा है दुनिया में, वर्ल्ड वार 2 और 3 में भी, जो हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथी हैं वो बताएंगे इस पर मज़ीद, कि कोई 15 एक सॉवरन टेरिटरीज पर ईरान ने कंकरेंटली दागे हैं अपने मिसाइल्स, और वो उसमें 4-5 तो सिर्फ यूएई में है, जिसमें इटली का एक अड्डा है, उसमें फ्रांस का अड्डा है, उसमें यूएस का अड्डा है, इसी तरह साइप्रस का हमने सुन लिया, और बाकी तमाम अड्डे, तो उसमें मिला के एक साथ। डॉक्टर जमील साहब, जो इलाके के ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अरब ममालिक का अगर सवाल करें, कतर के अंदर अल अदीद एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा इस इलाके के अंदर, उसके अंदर जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम लगा हुआ है, उनका रडार सिस्टम लगा हुआ है, उसको जाके उन्होंने मारा, हिट कर दिया, उड़ा दिया। यूएई के अंदर जो रडार सिस्टम लगा हुआ है, मिसाइल लगा है, उसको उड़ा दिया है। जो एम्बेसी थी यूएई के अंदर, उसके अंदर आग भड़क उठी है। रियाद के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी थी, उसके अंदर आग भड़क उठी है। बहरीन के अंदर जहाँ उनका वो 5th फ्लीट है, उसके अंदर जाके उन्होंने हिट कर दिया। तो मिसाइल हिट करने की सलाहियत उनके पास है, चाहे 100 तबाह हो के 2 लग रहे हैं, लेकिन 2 लग रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी कि ये अमेरिका जो अपने आप को कहता है कि मेरे पास इतनी बड़ी पावर है कि मेरे मुकाबले में कोई फ़ौज खड़ी नहीं हो सकती, सबसे बड़ा वो कहते हैं कि हमारे पास वो सिस्टम है जो आने वाले मिसाइलों को और जहाज़ों को हवा में मार गिराता है, नीचे आने नहीं देता, उसके बावजूद वो मिसाइल पहुंच रहे हैं। तो कोई रूसी, कोई चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का मिक्सर बना के रानियों ने कोई चीज़ बनाई हुई है जो एटलीस्ट प्रिसीजन हिटिंग हो रही है। ये ममालिक कितनी देर इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकेंगे? जी, आखिरी बात को थोड़ी सी मैं पहले इसका जवाब दे लूँ, और उसके बाद फिर ये कतर और बाकी जगहों पर जहाँ हमले हो रहे हैं उस पर आ जाऊँगा। पहली बात तो ये है कि यस, जब ये जून के बाद से लेके अब तक, जिस तरह एयर कमांडर चिश्ती साहब भी बता रहे थे, उसमें से एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ मैं, और वो ये है कि 24/7 बेसिस पे उनकी जो मिसाइल्स फैक्ट्रीज़ हैं, ये रिपोर्टेड चीज़ें हैं कि वो उन्होंने काम करना शुरू किया, और कसीर तादाद में उन्होंने स्टॉक पाइल करना शुरू किया। और जैसा कि तस्करा हो रहा था कि टनल्स को मज़ीद डीप किया ताकि ये जो बम्बिंग कर रहे हैं F-35 से और बाकी उनसे वो बच सके। तो उन्होंने इस तरह डिस्पर्स अपने आप को कर लिया है, और मोबाइल जो इनकी लॉन्चर्स हैं, जिसका का जिक्र ख़ुद अमेरिका की तरफ से आ रहा है कि हम इसको भी न्यूट्रलाइज़ करेंगे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि उनकी जितनी सलाहियतें हैं उनको हम तकरीबन न्यूट्रलाइज़ कर चुके हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स बात बता रहे हैं। अब आ जाते हैं कि जो रडार वगैरह को नुकसान पहुंचाया है, यही तो अमेरिका का ज़ोम था कि इतने बहरी बेड़े जिस पे तमाम के तमाम थाट भी हैं, तमाम के बाद तमाम जो है वो उनके पास है कि किस तरीके से इन को एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करके और न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे इतने एसेट को, ये बहुत कीमती एसेट था जो कि रडार आप जिसका जिक्र किया अपना लुदेद पर कतर में, और इसी तरीके से यूएई में भी जो एयरफोर्स के 3000 के करीब वहाँ एक अबू धाबी में इनका बेस है एयरफोर्स का, उधर भी रडार वो चिश्ती साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो सारी आयरन डोम और सारी जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है उसको चीरते हुए अपने अहदाफ पर कुछ ना कुछ जाके लगे हैं, और जिन्होंने नुकसान भी किया है। और फिर एक और जो चीज़ नज़र आ रही है मुझे, वो ये है कि ये लैंडिंग स्ट्रिप्स जो हैं, इन तमाम पर ये मिसाइल्स मारे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ठीक है, उसको कुछ अरसे के लिए तो रेंडर करते होंगे ना नाकारा, ताकि उनकी सप्लाई लाइन को भी फ़र्क पड़े, क्योंकि जिस तरीके से अम्यूनिशन खर्च हो रहा है अमेरिका का, जिस तरीके से बॉम्बिंग की जा रही है ईरान पर, तो वो उनके पास उनको सप्लाई लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कल डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया कि हमारे जो एलाइज़ हैं, यानी कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनके पास काफ़ी स्टॉक पाइल है, और वो भी है, और हमारे पास काफ़ी स्टॉक पाइल है, तो हमें कोई इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दर हकीकत एक उसकी लिमिट होती है, और वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं। और ईरान तो अपने ट्रफ पे लड़ रहा है ना, ईरान तो अपने इलाके में लड़ रहा है, 7 समुंदर पार से तो आया नहीं है वो।
तो ईरान के पास सस्टेनेबिलिटी, और जैसा कि जिक्र हो रहा था, ये जो स्ट्रेटजी बना के गए थे उनके सुप्रीम लीडर, जिसमें कि उन्होंने उस वक्त ही ये सारा बंदोबस्त कर लिया था कि अगर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, और जो बड़ी स्ट्रक्चर्ड किस्म की और बड़ी डिसिप्लिन किस्म की और बड़ी मोटिवेटेड किस्म की और आइडियोलॉजिकल किस्म की जो कौम होती है, उनमें क़यादत के किसी लिहाज से एलिमिनेट होने से उनका काम नहीं रुकता है। पाकिस्तान के हवाले से अभी जनरल क्यूम साहब ने रेजिलियंस का जिक्र किया, आइडियोलॉजी का जिक्र किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जिक्र किया और इंटरनल यूनिटी का जिक्र किया। इंटरनल यूनिटी बड़ी मैटर करती है पाकिस्तान के केस में। आप सारे फ्रंट के लिए भी आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी तो उसके लिए भी इंटरनल यूनिटी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अपने हालात को, अपने दाएं बाएं नेबर्स की सूरत हाल को और सरहदों की सूरत हाल को देखते हुए भी तो कोई चीज़ स्ट्रेटजाइज करनी पड़ेगी ना। एयर कमोडोर साहब। जी मलिक साहब, जब मई 2025 में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो फतह हासिल हुई थी इस कौम को और मुसल्लह अफवाज को, तो बहुत सारे आप जैसे सीनियर एंकर्स के साथ जब मैं बैठा प्रोग्राम कर रहा होता था तो मुझसे ये पूछा जाता था कि अब वे फॉरवर्ड क्या है और इंडिया के पास क्या चॉइस है। और उस वक्त भी मैं कहता था कि वो सिर्फ प्रॉक्सी चॉइस रह गई है उनके पास। प्रॉक्सी वॉर है, वो बैक हैंड पे स्टैब करेंगे चाहे किसी तरीके से करें। आपने देखा चंद महीनों में वो अनफोल्ड होना शुरू हुई। हिंदुस्तान ने वो नेक्सस डेवलप किया जो अनयूजुअल था, अननेचुरल था, कॉमन ग्राउंड नहीं थी, ना बॉर्डर मिलते थे, ना रिलीजन मिलता था, ना जुबान मिलती थी, ना अदरवाइज कोई चीज। सिर्फ एक चीज कॉमन थी, वो था पाकिस्तान एक दुश्मन। और आप देख रहे हैं बाकी मैनिफेस्टेशन जैसी हो रही है दुनिया में। प्रॉक्सी सबसे ज्यादा कामयाबी वहीं होती है जहां पे लोगों के दरमियान और जो गवर्नमेंट में होती है या रूलर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, जुडिशरी होती है, उनके दरमियान जितना वैक्यूम ज्यादा होगा दुश्मन को पेनिट्रेट करने का उतना ही मौका मिलता है। आपने नोट किया होगा कि बलूचिस्तान में इन जो दहशतगर्द हैं वो कैडेट कॉलेज पर क्यों ज्यादा हमला करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो दहशतगर्दों की पहले नर्सरी होते थे बच्चे, वो उनको इंगेज किया मेन स्ट्रीम के अंदर, पाकिस्तान आर्मी लेकर आई, तो फिर उन्होंने समझा कि ये तो हमारी नर्सरी को लेकर चले गए हैं। तो बेसिकली जब वो बच्चा एक कैडेट कॉलेज में जाएगा तो जरूरी तो नहीं कि उसे फौजी अफसर ही बनना है, वो जुडिशरी में भी जा सकता है, वो लॉ भी कर सकता है, वो साइंटिस्ट भी बन सकता है। तो जब पढ़ लिख जाएगा तो इस मुल्क की तरफ से जो अगर उसके अंदर सेंस ऑफ डिप्रीविएशन है भी तो जाहिर है वो इरोड हो जाएगी। तो आई थिंक जितनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग या सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन कौम के अंदर होती है उतनी ही आपकी डिफेंस मजबूत होती है। और मैं अक्सर कहता हूं कि हम जो आर्म फोर्सेस होते हैं, जनरल साहब मेरे से एग्री करेंगे, हम इस कौम के हाथ में एक वेपन होते हैं। जो जिस्म होता है वो ये 25 करोड़ लोग हैं। जितने यूनाइटेड होंगे, जितने इनका रिजॉल्व ज्यादा होगा, जिनकी इंटेल हौसला ज्यादा होगा इनका, जितनी इनके डिसीजन मेकिंग यूनाइटेड होगी, उतना वेपन ठीक काम करेगा। तो जितनी डिसइंटीग्रेशन होगी तो ऑब्वियसली इसके अंदर रॉकेट साइंस कोई भी नहीं है। जनरल साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हर फ्रंट पे हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हर ज्यादा मैक्सिमम शायद 100% को तो मैं नहीं कह रहा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नेशनल कॉज के ऊपर एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी नजर आनी चाहिए। हर एक को अपनी गर्ज कहीं ना कहीं एंड करके ये देखना चाहिए कि ये मुल्क की सॉवरेनिटी है। तो ऑब्वियसली तो अभी केपीके में बलूचिस्तान में ज्यादा क्यों उधर हो रहा है, तो हमें एक एंगेज करना चाहिए। आखिरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करता चलूं, एक जनरल वॉटसन थे, वो वॉरबर्टन थे, जो ब्रिटिश जर्नल थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे, ये 1800 की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने हमारे मुल्क में जब कब्जा किया था अंग्रेजों में, तो उन्होंने एक जो एफसी है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, ये उस वक्त अंग्रेजों का जमाना था, उन्होंने बनाई थी और आज भी वही है। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा था लेट द कीपर्स ऑफ द लैंड बी द लेट द ओनर्स ऑफ द लैंड बी द कीपर्स ऑफ द लैंड, विच मीन्स जो ओनर्स हैं, इसका मतलब है जितनी ओनरशिप होगी आपकी उतनी ही ज्यादा स्टेक हाई हो जाएंगी, आपकी उतने ही ज्यादा आपकी लॉयल्टी बढ़ जाएगी। तो आई थिंक कोई मैजिक टूल नहीं है, सिर्फ एक हमें यूनिटी ज्यादा दिखानी है, अब मुत्तहिद होकर मिलना है। हिंदुस्तान सेलिब्रेशन होती है जब हम अफगानिस्तान की तरफ से हमला होता है।